नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। आरएसपुरा थाने में तैनात आई-28 यहां वर्षीय प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर आबिद बशीर का शव बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में ये बरामद हुआ है। 28 वर्षीय ये थे और संदिग्ध परिस्थितियों में उनके किराए के मकान में ही ये शव लटकता हुआ मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। आबिद बशीर हंदवाड़ा के निवासी थे, आरएसपुरा में किराए के कमरे में रह रहे थे और जानकारी के अनुसार उनका शव कमरे में खिड़की के साथ लटकता हुआ पाया गया है। और सूचना मिलते ही एसपी हेडक्वार्टर इरशाद राठर, एसडीओपी गुरमीत सिंह और थाना प्रभारी रवि परिहार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एफएसएल टीम ने घटनास्थल के साक्ष्य एकत्रित कर लिए हैं। इसके बाद शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए इसे भेज दिया गया है। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। एक और बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर जम्मू से पंजाब के पठानकोट जा रही एक कार आज एक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि कार की ब्रेक फेल हो जाने की वजह से चालक वाहन पर से संतुलन खो बैठा, जिसके बाद कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के पीछे से जा टकराई। हादसा सांबा के घगवाल इलाके में हुआ है। बताया जा रहा है कि कार में कुल 4 लोग सवार थे, जिनमें 2 पुरुष 2 महिलाएं शामिल थी। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और घगवाल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस व स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को कार से बाहर निकाला गया और तुरंत एम्बुलेंस के जरिए घगवाल एक्सीडेंटल अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि 3 जो लोग हैं घायल, जिनमें 2 पुरुष 1 महिला हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एम्स विजयपुर शिफ्ट कर दिया गया। घगवाल में 2 बजे के करीब एक एक्सीडेंट हुआ। कार ने एक शायद ट्रक के साथ हिट हुई है। उस कार में 4 मेंबर्स थे एक ही फैमिली के। वो काफी सीवियर एक्सीडेंट था। उन चारों को इस हॉस्पिटल में लाया गया। उसमें 2 मेल्स और 2 फीमेल्स थी। उसमें से एक फीमेल जो थी वो ब्रॉड डेड थी। बाकी जो थे वो सीवियरली इंजर्ड थे। उनको हमने हॉस्पिटल में फर्स्ट एड दिया जितना हो सकता था। उसके बाद उनको हमने एम्स विजयपुर के लिए रेफर कर दिया। जो फीमेल ब्रॉड डेड थी उन्हें हमने डीएच सांबा मोर्चरी में भेज दिया। तो बाड़ी भावना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की कीमत की ही ड्रग्स के साथ जम्मू के डिग्याना निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार आरोपी पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में नकली नोट बदलने के इरादे से पहुंचा था। एटीएम में संदिग्ध गतिविधि देखकर बैंक मैनेजर ने तुरंत इसकी सूचना बाड़ी भावना थाने को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे हिरासत में लिया है। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से नकली नोटों के अलावा ड्रग्स बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कई करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने यहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट की सराहना करते हुए इसे देश के समग्र विकास का रोडमैप बताया। उधमपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं, मध्यम वर्ग, व्यापारियों और गरीबों सहित समाज के हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती देने के लिए ठोस प्रावधान किए गए। सांसद ने ये कह दिया कि ये बजट आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और मजबूत आप देखिए किस तरह से इसे करेगा। देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में अहम भूमिका ये बजट निभाएगा। विकसित भारत बजट है वो विशेष तौर पर 2047 को मद्देनजर रखते हुए इस बजट में वो सारे प्रावधान रखे गए हैं। मैं किसी की आलोचना तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कई लोगों की ये सोच कि हम आज की सोचें 2047 बहुत दूर है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कल अपने कथन में राज्यसभा में कहा कि अगर हमें आजादी दिलाने वाले वो महापुरुष जो शहीद हो गए वो ये सोचकर अपनी शहादत नहीं देते तो आज देश आजाद नहीं होता। इसलिए आने वाली जो पीढ़ी है उसे हम एक अच्छा विकसित भारत सौंप कर जाएं, उसके लिए ये बजट है। तो मैं कहना चाहूंगा कि विशेष तौर पर इस बजट में बहुत सारे प्रावधान जो हैं वो रखे गए हैं, लेकिन विशेष तौर पर ये बजट जो है वो दीर्घकालिक लक्ष्य
विकसित भारत 2047। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा शुक्रवार को पेश किए गए जम्मू कश्मीर के बजट की विपक्ष ने कड़ी आलोचना की है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बजट को निराशाजनक बताते हुए दावा किया है कि इससे प्रदेश के किसी भी वर्ग को राहत नहीं मिली है। भाजपा प्रवक्ता जोरावर सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार ने चुनावों से पहले किए गए कई अहम वादों को बजट में शामिल नहीं किया, जिससे जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जोरावर सिंह ने कहा कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री को अब अपने पद से इस्तीफा देना जरूरी है। जम्मू एंड कश्मीर यूटी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला द्वारा विधानसभा में बजट 2026-27 पेश किया गया। मुझे लगता है कि जिस तरीके से उमर साहब ने स्पीच की और जो अपना बजट प्रपोजल जो प्रेजेंट किया है, वो पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम, हर वर्ग, हर तबके की उम्मीदों पर उन्होंने पानी फेर दिया है। ऐसा लगता है कि ये सरकार डायरेक्शनलेस है, विजनलेस है और नेशनल कॉन्फ्रेंस सेंट्रिक बायस सरकार है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देख लीजिए, अभी तक जहां जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन असेंबली सेगमेंट्स में रिप्रेजेंट करती है, उनके विधायक हैं, वहां पर फोकस ऑफ डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क हो रहा है। वेयर एज जो नॉन एमसी असेंबली सेगमेंट्स हैं, वहां पर नॉट इवन ए सिंगल वर्क जो है वहां कहीं चल रहा है। और अगर जो डेवलपमेंट दिख रही है, वो जो केंद्र की सरकार जिसका नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं, उनके द्वारा दिए गए एलोकेशन ऑफ फंड्स जो है, चाहे फ्लाईओवर्स की बात करिए, पीएमजीएस योजना की बात कीजिए, उसके तहत जो पैसे आ रहे हैं, उससे जम्मू कश्मीर की जनता को थोड़ा बहुत बेनिफिट जो है मिल रहा है। वेयर जो उमर अब्दुल्ला सरकार इस इलेक्शंस में जब उतरी थी, तो जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए, मुझे लग रहा है कि उसी में बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया है और अपने बताए हुए जो मंशूर में जो प्रोमिसेस थे, जो वादे थे, उससे बिल्कुल लग रहा है कि मुकर चुके हैं। तो ऐसे इंसान को मॉरल ग्राउंड्स पे जो है, ये जो चीफ मिनिस्टर का पद है, जो ये कुर्सी है, उसको छोड़ देना चाहिए, उससे त्याग पत्र देना चाहिए और किसी और पढ़े लिखे इंसान को, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के बेनिफिट्स को देखते हुए, उनके वेलफेयर को देखते हुए, जम्मू कश्मीर की तरक्की को एक सोच में रखते हुए आगे ले जाए, ऐसे इंसान को जो है मनोनीत। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक आरएस पठानिया ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा पेश किए गए बजट पर तीखा हमला बोला। रामबन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पठानिया ने बजट को जुमला और झूठ पुलिंदा करार दे दिया। उन्होंने कहा कि इसमें जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया। उन्होंने डेली वेजर्स की नियमित करने के लिए, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं को रोजगार देने संबंधी घोषणाओं पर सवाल उठाए। पठानिया का आरोप है कि सरकार ने पूर्व में भी ऐसे वादे किए, लेकिन धरातल पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस बजट में स्पष्ट नीति, समयबद्ध योजना का अभाव है। स्लोगन देने के अलावा कोई भी कंक्रीट, पक्की, पायदार बात इस बजट पर कर नहीं पाए। मैं डेली वेजेस पे पहले आ जाए। कहा गया है कि फेज्ड बैनर में इन्हें पक्का किया जाएगा। मैं पूछना चाहूँगा, मान लीजिए आप फेज्ड 1 लाख डेली वेजर हैं, आप फेज्ड बैनर में कहेंगे कि 1 साल में आप 100 करेंगे, आप 100 भी नहीं करेंगे, मैं बताऊँगा। आप 100 भी करेंगे, 100 के लिए क्या बजट में कोई कंपोनेंट, उसका कोई पैसा रखा गया कि नहीं रखा गया? इसका मतलब जुमला है बहुत बड़ा। फिर जो ओवरऑल टूरिज्म प्रमोशन की बात करें, वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे? अब फिल्म कहाँ चलने देंगे? आप इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करेंगे आप उसमें, तो आप फिल्म फेस्टिवल के नाम पर नया जुमला पैदा कर दिए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर भी पूरे भारत की एक भारतीय बजट से एग्जाम्पल ले और जम्मू कश्मीर भी प्रोडक्शन हब बने, जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर बने, जम्मू कश्मीर एक सर्विस प्रोवाइडर बने। एक देखें, देयर इज अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी जो हम सबके लिए खुली है। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें, 1 लाख नौकरी की बात की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। नया फ्रॉड अब आ गया है, हमारे ऑनरेबल मेंबर के सवाल के जवाब में आया। आपने नौकरी तो कोई दी नहीं 1 लाख, लेकिन 24,000 नौकरी प्राइवेट फर्मों को आउटसोर्स के नाम पे, जो नौकरी एक हमारे नौजवान भाइयों को मिल सकती थी, वो 24,000 आपने नौकरी बांट दी एक फर्म को। अब उसमें फ्रॉड नंबर 1 कि अगर पब्लिक मनी से वो पैसा ले रहे हैं, तो क्या उनकी सिलेक्शन कहीं सिलेक्शन नहीं, क्या उन्होंने कोई टेस्ट फेस किया? कहीं नहीं फेस किया। अब उनके साथ भी अन्याय है, जो वो लोग लगे हैं। वो कैसे अन्याय है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वो है कहाँ के कहाँ नहीं आपको पता कोई नहीं। 1 पार्ट, यहाँ पे डोमिसाइल की नौकरी कर सकता है, जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल है नहीं, नोबडी नोस।
फिर जो जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल है उनके साथ इम्तियाज़ क्या है ये सबको पता है। यहाँ जो सर्विसेज वाले लगे हैं कागज़ पे 100 है और मौके पे 50 ही काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को स्लोगन्स के नाम पे, झूठे वायदों के नाम पे, कहानियों के नाम पे सेल करके चलाने की कोशिश की। ये बहुत बड़ा धोखा है जम्मू कश्मीर के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज फेल्ड द मैंडेट एंड द कॉन्फिडेंस एंड द फेथ। तो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज हमारा राज्य हमारा अधिकार और मनरेगा से जुड़े मुद्दों को लेकर जम्मू में विरोध रैली निकाली। रैली का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कारा ने किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने और मनरेगा में आ रही दिक्कतों को दूर करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मनरेगा मजदूरों को समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में ही यहाँ विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। रैली के बाद कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य का पूर्ण दर्जा बहाल करने, मनरेगा मजदूरों की बकाया भुगतान जारी करने और योजनाओं की प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी मांग की। ये पूरी कंट्री में इस वक्त जो है मनरेगा के साथ में जो असेंबली पार्लियामेंट में उन्होंने जो किया, नाम बदल दिया, उसके कंटूर चेंज कर दिए, उसका बजट चेंज कर दिया, इन सब चीजों को लेकर पूरे मुल्क में एक आक्रोश बढ़ा, जिसके खिलाफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक पैन अमेरिका एक प्रोग्राम दिया और उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में जाके प्रोटेस्ट करना है डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर, ये ऑल इंडिया पैटर्न है, और एक मेमोरेंडम देना है जो प्रेसिडेंट के नाम पे है, उनके थ्रू वो मेमोरेंडम जाएगा। तो उसी सिलसिले में हमारे जम्मू कश्मीर में तकरीबन 20 के 20 जिलों में हो चुका है ये प्रोटेस्ट। आज सिर्फ जम्मू का बाकी था, तो आज ही क्लोजर भी है इस प्रोग्राम का। तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की क़यादत में जो हमारे दो रूरल और अर्बन है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जैसे योगेश साहनी जी और नीरज कुंदन जी, इन लोगों की क़यादत में ये आज का प्रोटेस्ट हो रहा है। आपको लगता है कि डिप्टी कमिश्नर जी बाहर आएंगे और आप यहाँ देखिए, वो तो अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। हम यहाँ प्रोटेस्ट के वास्ते आए हैं और मनरेगा जैसा एक्ट उसको फौरी तौर पे वापस लाया जाए, क्योंकि ये एक्ट था, ये एक योजना नहीं थी, इसमें गारंटी थी नौजवानों को रोजगार मिल पाए, उसकी गारंटी थी। और मैं समझता हूँ इसमें बजट की कहीं पे भी नरेगा के तहत कहीं पे भी बाहर नहीं थी, उतनी ही बजट लगानी, जितना पैसा खर्च हो उतना सरकार कमिटमेंट उसकी थी और पैसा देगी, ताकि पंचायती राज में जो ग्राम सभा फैसला करे उसी के मुताबिक कार्य यहाँ पे हो पाए। लेकिन आज जो स्कीम का नाम तब्दील करके जो योजना बनाई है, ये यहाँ पे ग्राम सभा क्या फैसला करेगी, ये फैसला इसका दिल्ली से होगा। तो हमें लगता है कि क्योंकि इसके 2 महीने में अगर बुआई हो या कटाई हो, वहाँ पे रोजगार कहीं पे भी स्थिति नहीं, यहाँ पे नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं कि नरेगा जो महात्मा गांधी की सोच थी कि ग्रामीण क्षेत्र से लोग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आरएसपुरा के गांव दरसोपुर स्थित सरकारी मिडिल स्कूल में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को स्टेशनरी सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य जरूरतमंद छात्रों को शैक्षणिक सहायता प्रदान कर शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना रहा और इस मौके पर एसपी हेडक्वार्टर इरशाद राठर मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जबकि मीरा साहिब थाना प्रभारी और अन्य पुलिस अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। अधिकारियों ने विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करने और अनुशासन का पालन करने की सलाह दी। यही हमारा प्रयास रहता है कि सोसाइटी में हम कुछ कंट्रीब्यूट करें, और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हमेशा इसमें आगे रही है, फोरफ्रंट पर रही है, और सिविक एक्शन प्रोग्राम्स के अंडर हम काफ़ी प्रोग्राम्स करते रहते हैं। तो उसमें इस साल हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल किट्स, जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं कुछ जगहों पे, हम अरनिया में गए, हम आरएसपुरा सेक्टर में गए, उसके बाद बिश्ना में गए, कल ही हमने मलिकपुरा मेरान साहब में एक प्रोग्राम किया, और आज हमने यहाँ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल
कल सुबह मीरान साहब में प्रोग्राम रखा है। तो यही प्रयास है कि जो हमारे बच्चे हैं उनको हम किसी भी तरीके से थोड़ा सा गिफ्ट दे के उनके एजुकेशन में सहयोग दें, ताकि ये जो बच्चे हैं ये अच्छी पढ़ाई करें, कल अच्छे शहरी बने। ये सोसाइटी के लिए एक योगदान यही रहेगा कि एजुकेशन में हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपनी तरफ से, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की तरफ से। और ये बच्चे जब कल आगे अच्छी पढ़ाई करेंगे, ये इस देश की अच्छी तरह से जो हम कह सकते हैं कि खिदमत कर सकते हैं, खुद भी इनका फ्यूचर बनेगा इससे। तो हमारी कोशिश रहती है कि ऐसे प्रोग्राम करते रहे। और आपने देखा कि इस प्रोग्राम के अलावा हमने पिछले साल से कई बार जो वॉलीबॉल टूर्नामेंट कराए। तो रियासी जिले की आधार शिविर रनसू स्थित शिवखौड़ी में आगामी 3 दिवसीय शिवरात्रि मेले को लेकर श्री शिवखौड़ी श्राइन बोर्ड की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा भवन तक पूरे मार्ग को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। यात्रा मार्ग पर साफ सफाई के विशेष प्रबंध किए गए। इसके साथ ही पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था, मेडिकल जांच केंद्र, प्राथमिक उपचार सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती भी की जाएगी। श्राइन बोर्ड ने भरोसा दिलाया कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को इसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसलिए सभी आवश्यक इंतजाम समय रहते पूरे कर लिए जाएंगे। सीता माता, बीच में लक्ष्मण और ऊपर हनुमान। शिवरात्रि का मेला हमारा हर साल की तरह इस बार 14, 15 और 16 फेब को रहेगा जी। तो उसकी तैयारियां हर साल की तरह इस बार भी इसी तरह पीएचई का हमने अरेंजमेंट पूरा हमारा काम शुरू हो गया है। जैसे बस स्टैंड में हम वाटर टैंक प्रोवाइड करेंगे, एक वहाँ लंगर वगैरह उनको पानी चाहिए होता है। वैसे बस स्टैंड में हो गया, टैक्सी स्टैंड और बाजार में 3 टैंकर जहाँ पे हमारे खड़े रहेंगे। एम्बुलेंस की व्यवस्था हमने की हुई है। एक हमारी एम्बुलेंस टीआरसी में खड़ी रहेगी 24/7 और हमारा एक मेडिकल का बेस कैंप में रहेगा और एक रहेगा राम मंदिर और तीसरा रहेगा भवन में। तो बिजली की व्यवस्था जैसे हर साल की तरह इस बार भी हमने बस स्टैंड से लेके दर्शन डोडी तक और टैक्सी स्टैंड से लेके दर्शन डोडी तक, इस पिछली बार तो हमने खुद लाइटें वगैरह लगाई थी, इस बार सोलर लाइट पहले ही लगा दी गई है। अगर बिजली बंद भी हो जाती है तो सोलर लाइट हमारी रात को चलेगी। और इस एक शॉर्ट रास्ता आता हमारा बस स्टैंड से लेके दर्शन डोडी तक, तो जहाँ अभी 2-4 दिन के बाद बिजली की वहाँ लाइन वगैरह लगा दी जाएगी। और रास्ते में भी हमने सोलर लाइट को 200 के करीब हमारी लाइट HDFC बैंक वालों ने हमारे को प्रोवाइड की थी, वो हमारी 175 इंस्टॉल हो चुकी है। तो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट भी पूरा सहयोग कर रहा है। उनका जो फ्लड लाइट है वो भी हम लगा रहे हैं जहाँ जहाँ जरूरत है। बाज़ार में हमारी तकरीबन 90% के करीब कंप्लीट हो गई लाइटिंग का काम। तो रास्ते में हमारा PHE का व्यवस्था पूरी है। जगह जगह हमने जहाँ हमारा पुलिस व्यवस्था भी ठीक है हमारी हर जगह। तो हमारा जो बड़ी बसेस है वो कंडा में हम वहाँ रोकेंगे। तो उससे आगे हमने मेट्रो लगाई हुई है। तो मेट्रो जहाँ बस स्टैंड में आएगी तो उधर से आगे यात्रा पैदल मार्ग करेगी। तो जो नीचे ज्यूरी साइड से लोग आएंगे वो 63 की साइड से आएंगे। हमारा टैक्सी स्टैंड है, वहाँ गाड़ी स्टैंड कर सकते हैं जी। सिक्योरिटी इशू रहेगा सबसे बड़ा। तो आस्ता आस्ता जैसे ही डे बाई डे दिन पास आ रहा है उस तरीके से तैयारियों में लग गए। मेले के दौरान अच्छा रोजगार रहता है। 2-3 दिन में तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोग दर्शन करते हैं। उसमें लोगों को काफी बाहर से भी काफी लोग जो हैं छोटी छोटी फड़ियां वगैरह लगाते हैं, उनका भी रोजगार रहता है। हमारे स्थानीय लोगों के साथ साथ उनका भी रहता है। और खासकर लंगर वाले जहाँ पर जो भी है, तो जितने भी टूरिस्ट यात्री जहाँ पर आते हैं भंडारे की व्यवस्था रहती है हर तरीके से। और तकरीबन उनकी 40 से 50 संख्या रहती होगी भंडारों की जहाँ पर। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जहाँ पर प्रशासन और लोगों द्वारा इंतजाम किए जाते हैं मेले। यही संदेश रहेगा कि आए दर्शन करके शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन करके। तो जम्मू बस स्टैंड के भीतर इन दिनों पानी जमा होने से दुकानदारों को भारी परेशानियां हो रही हैं। बरसात ना होने के बावजूद ये समस्या बनी हुई है, जहां रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। दुकानदारों ने जम्मू नगर निगम से अपील की है कि बस स्टैंड और आसपास के क्षेत्र की नियमित साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी बनने के बावजूद यहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। नगर निगम की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। पानी जमा होने के कारण रास्ते भर गए हैं, फिसलन वहां पर हो गई है। दुकानदारों को असुविधा झेलनी पड़ रही है। जल्द से जल्द मरम्मत कराने की जरूरत है। तो आप खुद ही देख रहे हैं जम्मू ये स्मार्ट सिटी है,
जो स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगा है उसके आगे क्या गंदगी का ढेर लगा हुआ है, क्या बदबू फैल रही है यहाँ पे। तो मेरे को लगता है अभी तो सर्दी है, आने वाले दिनों में जब गर्मी आएगी तो कि जहाँ कोई महामारी तो फूट जाएगी। तो कितनी बार हमने सरकार को अवगत करवाया है कि कम से कम यहाँ पे बस स्टैंड को थोड़ा साफ सफाई रखा जाए, मगर ऐसा नहीं होता है। जब अब एक कोई 10 दिन से म्यूनिसिपैलिटी ने बस स्टैंड को साफ सफाई के लिए अंडरटेक किया है, तो इधर बड़े बड़े दावे कर रहे थे म्यूनिसिपैलिटी वाले, हम वो करेंगे, साफ सफाई रखेंगे। आप देख रहे हैं इस समय इतनी बुरी हालत है, इधर चलना मुश्किल हो गया है। खाने पीने का जहाँ सामान मिलता है बाहर से, ये इंटर स्टेट बस अड्डा है, आप खुद देख रहे हैं, यहाँ से बाहर के लोग भी यात्रु आते हैं, यहाँ से कटरा के आते हैं, वैष्णो देवी के दिल्ली से आते हैं यहाँ पर। वो आके क्या देखेंगे ये बस अड्डे की हालत, क्या बस अड्डा है। इससे तो बाथरूम लोगों के अच्छे होते हैं। इतनी बुरी हालत है, यहाँ पर खड़ा भी नहीं हुआ जाता है। अब गर्मी आने वाली है, अगर ऐसा रहा तो डेंगू फैल जाएगा, यहाँ पर सिर्फ मच्छर ही मच्छर होगा। तो प्रशासन को इसके बारे में कुछ देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, क्या दिक्कत आ रही है, उसके बारे में देखना चाहिए और नाले की सफाई होनी चाहिए। हम तो यही बोल सकते हैं। कब से ये हालत है? ये हो गया जब। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।